हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी आर एंड डी आर। मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपने बेसिक मैथ्स के सारे लेक्चर्स देख लिए होंगे और अभी हम जो वेक्टर है उसका स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस करेंगे हम। जो हमारे वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं पहले बोलता हूँ आपको कि बेसिक मैथ्स और वेक्टर ऐसे चैप्टर है जो पूरी फिजिक्स में 11th 12th या नीट जेई जहाँ पे भी, चाहे आप एनडीए के बच्चे क्यों ना हो, ये दोनों चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आपको देखना ही चाहिए। मतलब कई बच्चों को तो मैं बोलता हूँ कि जो फिजिक्स में वीक है उनको हर 2-3 महीने में ये दोनों चैप्टर रिवाइज करने चाहिए बार बार में, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, चलो आइए यहाँ पे। आज वेक्टर का पहला लेक्चर है हमारा और हम स्टार्ट करते हैं। आइए चलो मेरे साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले कि वेक्टर में फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक आपने फिजिकल क्वांटिटीज नाम सुना होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज जो भी आसपास अपने आसपास देख पाते हो, ठीक है। जैसे मेरे को देख रहे हो तो आपके पास एक मोबाइल डिवाइस है ना, जो एक लाइट इमिट करके आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ना, वहां से लाइट दिख रही है आपको, ये स्क्रीन पे जो कोई लाइट चल रही है ना, जो वीडियोस वगैरह चल रहे हैं। मोबाइल की बैटरी है, उसमें जो चार्ज है वो है आपका, उसकी बैटरी का पोटेंशियल है ना, या आपके आसपास चार्जर वगैरह रखा है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट है ना। आप जिस मेरे को देख रहे हो या फिर मेरे को सुन रहे हो, ये साउंड एनर्जी है ना। तो एनर्जी, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ओके, तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरीके से देखते हैं, या तो वो क्वांटिटी आपकी स्केलर होती है या वेक्टर होती है। आइए जानते हैं। देखो सिंपल ध्यान रखना, पहली बात तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, उनका आपको ये पता होना चाहिए, उनका सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ध्यान रखना, इट्स हैव मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब सर मैग्नीट्यूड तो बताओ कम से कम ये क्या है, ठीक है। लाइक फॉर मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे मैं बोलूं यहाँ पे 5 kg है ना, तो 5 kg, हाँ सर हम समझ में आ रहा है, केजी लिखते ही आपको समझ में आ रहा है किसी चीज का मास है ना। तो जो नंबर होता है यूनिट के साथ, यूनिट के साथ जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना ये क्या होगा आपका, ये आपका मैग्नीट्यूड होगा। ओके, हाँ सर समझ गए सर कि ये मैग्नीट्यूड जो भी आप यूनिट के साथ लिखते हो, जैसे मैं लिखूं 100, जैसे मैं लिखूं 100 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये 100 क्या है आपका, सर ये मैग्नीट्यूड है। तो ऐसी कुछ कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है हमारे डेली लाइफ में यूज होती है, जिनके साथ ओनली ऑन क्या होता है, जिनके साथ ओनली ऑन मैग्नीट्यूड होता है, उनके साथ कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, तो आइए देखते हैं और इसमें अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो सर ऐसी कौन सी जिनके साथ डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अरे बहुत सारी क्वांटिटीज है, जैसे मास हो गया, एक अभी एग्जांपल दे देते हैं हम, ठीक है। मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मास वेट है अपना, ठीक है। जैसे मास हो गया, और सर जैसे टाइम हो गया, सबसे अच्छी चीज जो बार बार में सब जगह काम आएगी, पूरे चैप्टर में काम आएगी, टाइम। सर स्केलर क्वांटिटी होती है, मास हर जगह काम आएगा, ठीक है। मास पूरी 11th में पढ़ने वाले हो मास के बारे में, ठीक है। फिर सर चार्ज, सर चार्ज पूरी 12th में चार्ज ही पढ़ोगे तुम, ठीक है। सर पहला चैप्टर काइनेमेटिक्स, उसमें डिस्टेंस आती है, सर ये भी डिस्टेंस, ये भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, समझे। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके किसके, स्केलर क्वांटिटी के। ओके, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ओके, लेकिन मैं बोलूं कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा सर बिल्कुल, तो ध्यान रखना मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो तो वो क्या होगी, सर वो वेक्टर होगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि एक ब्लॉक है
और उस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो तुम बोलोगे कि सर फोर्स लगा रहे हो, तो मैं बोला कि इस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, ठीक है, ये एम मास का कोई ब्लॉक है, इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो बताओ किधर जाएगा ये। तो आप बोलोगे सर हमें नहीं पता, पहले आप ये बताओ कि किधर लग रहा है इसमें फोर्स, तब बताएंगे हम, है ना। अच्छा, इसका मतलब उसमें डायरेक्शन बताऊंगा मैं, तभी आप बोलोगे कि हाँ सर इधर जाएगा ये, है ना। मान लो मैंने ये बोल दिया कि सर इधर इधर की साइड में मैंने फोर्स लगा दिया, ऐसे मान लो मैंने इधर की साइड में फोर्स लगा दिया, तो इधर इधर क्या बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब मैं डायरेक्शन बता रहा हूं आपको कि उसके अंदर जो आपकी डायरेक्शन है वो ऐसे लगी हुई है, तो इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया, इसका मतलब फोर्स क्या है मेरा, फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, समझ गए। तो कुछ कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनमें आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ओके, समझे। हाँ सर समझ गए। तो ध्यान रखना ये डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, ओके। तो जिनमें भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अभी मैं बोलूं कि 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है मतलब कोई डायरेक्शन तो बोलूंगा कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है, नॉर्थ से ईस्ट जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं 5 मीटर पर सेकंड, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, और मैं बोलूं कि नॉर्थ टू साउथ जा रहा है वो, तो ये इसकी क्या हुई सर, डायरेक्शन हो गई है, ओके, समझ गए बेसिक डेफिनेशन। चलो आओ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। सर एक्सेलरेशन, सर फोर्स, टॉर्क, ये सब आएंगे, टॉर्क वर्क सब देखेंगे हम बाद में, ठीक है, सब आ जाएंगे आपके 11th-12th में आएंगे सब। ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज है जिनके साथ डायरेक्शन होती है, मतलब विदाउट डायरेक्शन हम काम नहीं चलेगा, ओके। आओ यहां पे बोल रहा है सिंपल सा क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करना, ठीक है मेरे साथ, ओके। चलो आओ, तो यहाँ पे आप देखो कि विच इज अ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बता दो, सोचो सोचो सोचो, अरे सोचो एक बार, आप बताओगे सर वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, अरे सर अभी तो बताया आपने, ये तो सारी है ना, ओके। तो 4 इसका आंसर आ जाएगा सर, सभी है। अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन याद करो, अभी ऊपर ऊपर आ रहा था ना फर्स्ट पेज, उसका रिप्रेजेंटेशन ये वो, ठीक है। अच्छा सर, तो ध्यान रखना इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इधर टेल होता है आपका जहां से स्टार्ट होता है, और जिधर की तरफ जा रहा होता है उधर एरो होता है हमारा, तो इस एरो को क्या बोलते हैं, इधर हेड होता है, इसको हेड बोलते हैं, ध्यान रखना। तो किसी भी वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, उसको ऐसे एरो से दिखाओगे आप, मान लो ये ए वेक्टर है, तो और इसके ऊपर एरो लगाते हैं, ध्यान रखना, जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना उस पर एरो लगा देते हैं ऊपर, एरो का मतलब है वेक्टर क्वांटिटी। आप पूरी फिजिक्स में या मैथ्स में जब भी पढ़ोगे तो एरो पढ़ोगे ऊपर, ध्यान रखना, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, सिंपल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए तरीका ये है कि उसका एक हेड होता है, एक टेल होता है, और एरो से आप ग्राफ वगैरह में दिखाओगे ना कभी भी, तो एरो से दिखाओगे, हेड टेल का मतलब स्टार्ट कहां से हुआ है, और हेड मतलब जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है, ओके, सिंपल, ओके। चलो ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो उसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, ओके। चलो आइए और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वेक्टर के बारे में, कि वेक्टर क्या होता है। सर वेक्टर को आप ना आगे पीछे डिस्प्लेस कर सकते हो वैसे, लेकिन डायरेक्शन चेंज ना हो, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, तो मतलब ए को सीधा सीधा आगे डिस्प्लेस कर सकते हो, मतलब मान लो सी वेक्टर है, ठीक है, आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो इसको। तो ये ध्यान रखना ये तीनों वेक्टर इक्वल भी है, कैसे इक्वल है सर, डायरेक्शन एक है इनकी, बिल्कुल, जो लेंथ है इनकी वो भी इक्वल है, मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन ऑफ द वेक्टर पैरेलल इटसेल्फ, इसका ट्रांसलेशन होता है, ध्यान रखना, खुद के पैरेलली, ओके। तो आप किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हो पैरेलल
पैरेलल कैसे कैसे हो सकता है, आप सीधे सीधे उसके सामने ले गए हो सकता है पैरेलली आप उसके साइड में ले गए हो। बस ध्यान रखना कि आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज ना करो। मतलब उसका नंबर जितना है ना 5 का है तो 5 ही रहना चाहिए, इस डायरेक्शन में तो इसी में रहना चाहिए। अब वो ऐसा नहीं, वो ऐसा आगे भी ले जा सकते हो आप, पैरेलली इधर भी डिस्प्लेस करवा सकते हो, इधर भी करवा सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो, नीचे ले जा सकते हो, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है ना उसका वो वही रहेगा और डायरेक्शन जो है ना वो वही रहेगी। तो वेक्टर इक्वली रहेंगे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। लेकिन उसको रोटेट करवा दिया आप, तो पहले इधर डायरेक्शन थी फिर इधर करवा दी, अरे तो रोटेट हो गया भाई, डायरेक्शन पहले इधर थी, क्या पता हमें क्या पता कौन सी थी, नॉर्थ साउथ थी, अब इधर कर दिए साउथ ईस्ट हो गई, कुछ और हो गई। रोटेट कर दोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मैग्नीट्यूड तो नहीं होगा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती है। कब? जब इसको रोटेट करवाते हो, ध्यान रखना। इसको आप रोटेट करवा दिए तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। मतलब ए वेक्टर इधर था फिर इसको बी की तरफ रोटेट करवा दिए ऐसे, ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू बी, ध्यान रखना, ए बी के नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके ठीक है सर, ये बात भी समझ गए हम कि रोटेट करवाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है ए वेक्टर इज रोटेटेड एन एंगल अदर मल्टीपल ऑफ 2 पाई इट्स चेंज। मतलब ये 2 पाई के मल्टीपल के अलावा कुछ भी रहा ना, 2 पाई मतलब याद करो 2 पाई का मतलब ये ए वेक्टर आपका ऐसे है और इसको घुमा दिया, 2 पाई मतलब 360 360 घुमा दिया, अरे तो वापस उसी डायरेक्शन में आ गया वो, तो चेंज नहीं हुआ। तो आप कर सकते हो, यदि रोटेट कर रहे हो ये वेक्टर आपका और इसको 360 घुमा दिया आपने, 360 घुमा दिया तो डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, अरे चेंज थोड़ी हुआ। लेकिन 2 पाई का मल्टीपल नहीं रहा वो, 2 पाई का मल्टीपल मतलब 360 हो गया, 720 हो गया, इनकी वैल्यूज आती है तो ठीक है, क्योंकि वो वहीं पे रहेगा। 2 पाई घुमाया, 4 पाई घुमाया, 8 पाई घुमाया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपने उसके अलावा किसी पे एंगल पे ले गए ना तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ओके, तो दोनों पॉइंट अच्छे थे आपके, इनको ध्यान रखना। ओके चलो आगे देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताइए। अभी मैंने बताया कि एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। चलिए अच्छा, रिप्रेजेंटेशन में और चीज देखना है तो देखो, ये जो भी आपका वेक्टर होता है ना, ये तो आप ग्राफ वगैरह में दिखाते ही हो। मान लो इसका मैग्नीट्यूड है 5, है ना, 5 है इसकी लेंथ, ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 5 वेक्टर इक्वल टू ये ए डॉट ए कैप, इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है ए वेक्टर, इसका मतलब होता है इसकी डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डायरेक्शन, अरे यार इसकी डायरेक्शन ये है और इसका मैग्नीट्यूड। मतलब आप किसी भी वेक्टर को लिखते हो ना तो उसका मैग्नीट्यूड फिर उसकी डायरेक्शन लिखते हो। अब डायरेक्शन को ध्यान रखना, डायरेक्शन को किससे दिखाएंगे, कैप से, मैग्नीट्यूड को किससे दिखाएंगे, सिंपल ए से। सिंपल ए लिखा है तो मैग्नीट्यूड है, और ए मोड लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड, तो ध्यान रखना इसका मैग्नीट्यूड की बात होगी वहां पे, कैप लिखा हुआ है तो डायरेक्शन, ओके, और वेक्टर है तो वेक्टर है तो कैप से दिखाएंगे, ध्यान रखना, कैप लगा दिया तो वेक्टर। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन में ये 3 चीज और ध्यान रखना आप, ओके याद रख लेना, बाद में काम आ जाएगा। ओके चलो आइए आगे। अब देखते हैं हम 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल, कि एक वेक्टर ऐसे है सर, 2 वेक्टर दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो उनके बीच में कोई थीटा एंगल बन रहा है। मान लो ऐसे है एक वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, ठीक है,
तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल तो बन रहा होगा ना, बिल्कुल बन रहा है। तो ये एंगल कितना होगा सर, यही देखते हैं, आओ। तो देखिए इनके बीच में जो एंगल है वो हमेशा कैसे देखोगे आप, अभी मैंने बताया आपको। भाई आप क्या करोगे, आप कभी भी मान लो ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर ऐसा है और इनके बीच में एंगल पता करना है आपको, तो आप इसको ज्वाइन करोगे दोनों वेक्टर्स को। तो मान लो आपने हेड हेड ज्वाइन कर दिया, तो हेड जो हेड ज्वाइन कैसे करोगे बताओ सर, ये तो बी आ गया आपका और ये ए ऐसे आ रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं किया मैंने, ध्यान रखना। तो सर या तो हेड हेड को ज्वाइन कर दो तो ऐसी शेप दिखेगी आपको, या फिर इसके टेल टेल को ज्वाइन कर दो, तो ये देखो टेल को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे ऐसे दिखेगा ये। तो सर हेड हेड या फिर टेल टेल को ज्वाइन करने पर इनके जो बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो आपका वेक्टर्स का एंगल है। अच्छा, समझ में आया। अरे इसका या तो हेड हेड को ज्वाइन कर दो या फिर टेल टेल को ज्वाइन कर दो, तो जो बीच में एंगल दिखेगा ना यहाँ पे तुम्हें, वो क्या होगा आपका, सर वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। समझ गए कहानी, हेड हेड को जानना है या टेल टेल को, हेड टेल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं तुम बोलो कि सर ये हेड है और ये टेल है सर, ये बी है ये ए है, तो सर इनके बीच का ये एंगल होगा, कभी नहीं होगा, ध्यान रखना कभी नहीं होगा, ये आपका एंगल नहीं है। समझ में आया, ये कहानी बड़ी गड़बड़ कर जाती है आपको, क्योंकि यहाँ पे क्या है सर, हेड टेल है, यहाँ पे हेड टेल में जो थीटा होता है वो नॉट इक्वल टू वेक्टर एंगल। समझ में आई कहानी, या तो होना चाहिए हेड हेड या होना चाहिए टेल टेल, तो कहानी है आपकी, अदरवाइज नहीं है। ओके चलो इसको और समझते हैं क्वेश्चन से, आओ। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, देखो दिख रहे हैं, हाँ एंगल बताना है आपको। हाँ सर बता देंगे, देखो हेड हेड मिल रहा है यहाँ पे, एच एच है, तो एंगल कितना आया आंसर बताओ, ए में आंसर कितना आया सर, एंगल 45 डिग्री आंसर। यहाँ पे सर टेल टेल है, तो सर आंसर आ गया आपका 30 डिग्री। सर यहाँ पे एच टी है, अच्छा सर ये गड़बड़ है यहाँ पे, इसको सर सीधा करो आप, पहले इसको सीधा करोगे तो देखो ये आपका ए ही रहने दो, इसको उसी जगह रहने दो, ठीक है। लेकिन ये जो बी है ना, ए अपनी जगह रहने दो। अब या तो तुम क्या करो, ये जो ए दिख रहा है ना आपको, ए अपनी जगह ही है, ठीक है। अब बी इधर है, तो बी को या तो तुम पीछे ले लो या फिर ए को तुम आगे ले जाओ, या तो हेड हेड मिला दो या टेल टेल मिला दो। तो मान लो मैं बी को पीछे ले जाता हूं, तो बी को पीछे ले गया तो कैसे बनेगा, ऐसे, अरे ऐसे बनेगा ना बी। या फिर तुम ऐसे करो कि ए को आगे ले जाओ, तो सर बी अपना यहीं पे और ए को आगे ले गया मैं, तो ये मेरा ए आगे आ गया, बी वहीं रहा। दोनों में से कोई सा भी आंसर कर लो, कैसे। अब देखो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे कितना एंगल था सर, यहाँ पे 45 था आपका, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, वो है आपका आंसर। तो सर 180 माइनस 45 कर लो, तो सर 135 आ गया आपका। तो ये है एंगल, तो आपका 135 है एंगल आंसर। सर इससे भी बताओ, ये दूसरा वाला जो तरीका था आपका, ये भी बताओ। अरे इससे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने ए को आगे ले गया ना, इतने इधर 45 था आपका, ढंग से देखो, इधर 45 था आपका पहले, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आया होगा सर, 180 माइनस 45 आया होगा। तो यही तो अपना क्या है, अरे यही तो एंगल है, यही तो वेक्टर एंगल है भाई, समझे। एक केस में तो मैंने बी को पीछे लाया हूं और एक केस में ए को आगे ले गया हूं, मतलब यहां पे क्या किया मैंने सर, टेल टेल को मिला दिया,
और यहाँ पे क्या किया मैंने सर, हेड हेड को मिला दिया। हेड हेड टेल टेल मिलेगा तभी आंसर आएगा भाई। ओके चलो आगे देखो। सर इसमें भी वही है, वो टी एच है, ये तो एंगल नहीं है। इसको फिर सिंप्लीफाई करो, आ जाओ करते हैं। कर लोगे? हाँ भाई देखो, या तो तुम, अच्छा इसी डायग्राम में बनाने की कोशिश करते हैं। या तो तुम क्या करो, ए को आगे ले आओ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, टेल टेल मिल जाएंगे इसके। देखो टेल मिल गया इसका, और उसका तो टेल मिल ही रहा था ऑलरेडी। हाँ तो इसका मतलब ये कितना एंगल है सर, ये 180 माइनस 120 करेंगे तो सर 60 डिग्री आ जाएगा। अरे यही एंगल है आपका, यही आंसर आ गया आपका, सिंपल। बोले हाँ सर। सर इसके हेड हेड मिला के दिखाओ, तो आ जाओ इसके हेड हेड भी मिलाते हैं। देखो ये हेड है आपका, ये जो बी है ना इसको पीछे ले आओ, तो पीछे लाओगे तो ऐसे आएगा। हाँ तो ये बताओ ये कितना है, अभी ये 120 दे रखा था सर, तो ये बचा हुआ कितना है 60। हाँ सर, तो आपका 60 एंगल आ गया आंसर। अरे हाँ सर आ गया। अब आज के बाद में आप वेक्टर के बीच का एंगल कभी नहीं भूलोगे। ओके चलो इसका भी बता दो मेरे को। यहाँ पे बताओ, इधर की साइड एंगल दे रखा है, तो सर यहाँ पे ये हेड है और ये टेल है, हेड टेल मिला हुआ है सर यहाँ पे तो, लेकिन इनका बीच का एंगल थोड़ी दे रखा है भाई, वो तो आगे ऑलरेडी आगे करके दिया हुआ है एंगल। अब इसमें ए को आगे ले जाओ, ये लो भाई ए को आगे ले गए हम, क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए को आगे ले जाओगे तो पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। ओके बिल्कुल सर, रोटेट नहीं करना, बस पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हो, तो आप पैरेलल डिस्प्लेस करोगे तो आंसर कितना है बताओ आप। सर 30। अरे तो थीटा 30 आंसर है, इसमें जो दिए रखा है वही आपका आंसर है, इसमें कहीं कुछ सोचना नहीं है, कहीं इधर का निकालने लग जाओ। अरे वो तो हेड टेल का था, हमें टेल टेल का मिल गया, यहाँ पे देखो टीटी का मिल गया, अपने आप ही आगे बढ़ा दिया उसको। समझ गए? चलो नेक्स्ट आगे जा लो भाई, आगे चलो, ज्यादा टाइम नहीं। अब इससे रिलेटेड डीपीपी लगा लेना, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। आ जाओ। देखो अब इधर, चेक एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बताओ 2 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए पॉज कर लो वीडियो को और इसमें आंसर बताओ, ठीक है। सर आपने तो सीखा है, ये देखो इसका हेड मिला हुआ है ए और ये बी है आपका, तो इसको हम पीछे बढ़ाएं, तो सर पीछे बढ़ाएंगे तो ये लो, ये एंगल 120 होगा और वो आंसर होगा सर हमारा। इसमें सर इसमें हेड हेड मिल रहा है सर, जो आंसर दे रखा, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आपका आंसर है, सोचना ही नहीं। हाँ सर इसमें बताओ, फाइंड एंगल बिटवीन ऑल वेक्टर्स। ठीक है सर, बताओ पहले, सबसे पहले यहाँ पे आर क्यू का बता दो, फिर पी आर का बता दो, ठीक है, और फिर पी क्यू का बता दो। सर वेक्टर्स को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके जो एंगल्स होंगे उनको हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हेड हेड मिल रहा है, हाँ सर, इसका मतलब यही आंसर है, तो ये कौन सा हो गया, आर क्यू। सर आर क्यू में 60 डिग्री आंसर। ओके सर पी आर में देखो इधर, ये देखो सर टेल टेल मिल रहा है सर यहाँ पे, और एंगल दे रखा है दोनों के बीच में सर 90। परफेक्ट, यही आंसर है सर। पीक्यू में देखो सर, पीक्यू में तो ये तो इसका हेड मिल रहा है और ये तो स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये तो हेड टेल है सर, हेड टेल में तो कन्वर्जन करना पड़ता है हमें सर। ठीक है भाई, करो कन्वर्जन। सर पी को है ना या तो पीछे ले आओ, या पी को या तो आगे ले जाओ, या क्यू को पीछे ले आओ। तो सर ऐसा करते हैं, इस पी को ही आगे ले जाते हैं हम, ऐसा कर लेते हैं, ये लो पी आगे ले गए हम, तो सर ये जो एंगल आएगा वो हमारा एंगल होगा। तो इधर 30 है तो 180 में से 30 माइनस कर दो, और क्या, तो आंसर कितना आया सर, 150 आ गया। तो 150 डिग्री इसका आंसर है, ध्यान रखना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम है ना, मान लो इसको
क्यू को पीछे लेके आते तो, अरे क्यू को भी पीछे लाओगे तो ला सकते हो भाई, ऐसा नहीं है। देखो मान लो तुमने क्यू को पीछे ले आया ऐसे, ये लो सर हम तो क्यू वेक्टर को पीछे ले आए थे, इसमें पी को लाए थे, इसमें क्यू को ले आए, तो अब ये यहाँ पे हेड हेड मिल रहे हैं सर ये, तो ये जो एंगल होगा वो हमारा होगा। अरे तो ये भी वापस 180 माइनस 30 डिग्री होगा भाई, ये भी 150 ही है। कैसे आंसर करो, आंसर आएगा, परफेक्टली आएगा, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं। ओके समझ गए, पक्का। चलिए आगे चलिए, आइए अब देखते हैं हम इनके टाइप्स, ठीक है। तो आओ, ठीक है भाई वो सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो आइए सबसे पहला पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, अब यहाँ पे देखो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो भी ये थ्योरी है। तो देखो पैरेलल वेक्टर्स में दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन एक हो तो वो पैरेलल वेक्टर होंगे। ओके सिंपल सिंपल सुनते रहो कहानी और फिर पढ़ते रहना बाद में। इसी का पार्ट है सेकंड, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, जो पैरेलल भी हो, जिनकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इक्वल हो। ध्यान रखना, जैसे ये दोनों वेक्टर्स, इन दोनों की लेंथ भी सेम दिख रही है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ए बराबर बी लिख देंगे हम, मतलब ये इसका सब पार्ट है। ओके मतलब हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर हो सकता है, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता, उसके लिए उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना जरूरी है। चलो एंटी पैरेलल, सर उल्टे, एक इधर गया एक इधर गया, है ना। तो ये तीसरा नंबर का वेक्टर है आपका एंटी पैरेलल, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो इनके बीच में 180 डिग्री रहेगा, उनके बीच में एंगल कितना रहेगा, 0। ध्यान रखना इनके बीच में एंगल कितना रहेगा, पैरेलल वेक्टर्स के बीच में 0, इसके बीच में 180। ओके सर 180 डिग्री रहेगा। ओके फोर्थ नंबर का देखो, नेगेटिव अपोजिट वेक्टर। नेगेटिव अपोजिट वेक्टर का मतलब है सर, जो आपने ऊपर एंटी पैरेलल वेक्टर दिखाया वैसा ही उल्टे चलेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहेगा। जिससे पैरेलल का इक्वल होता था ना, वैसे एंटी पैरेलल का अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। ओके चलो चलिए चलिए चलिए, ओके चलो आगे चलो आगे चलो, इतना ही है। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, डायरेक्शन चेंज करके लिख सकते हो आप, ध्यान रखना, है ना। ये ए बी वेक्टर था, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, ए बी वेक्टर, और ये कितना है अपना, ये है सर बी ए वेक्टर। बी ए वेक्टर, बी से स्टार्ट हुआ है, ए की तरफ जा रहा है, बी ए वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मतलब ए बी का मैग्नीट्यूड और बी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, ध्यान रखना। ओके ये आपको ध्यान रखना है। ओके याद रह जाएगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे 3 वेक्टर है, ठीक है, अपने 4 हो गए थे ना, अब देखो 5वां वेक्टर को इनिशियल, नाम से समझ में आ रहा है, इनिशियल मतलब कॉमन इनिशियल, जो स्टार्ट हो रहे होंगे ना वो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है को इनिशियल। को इनिशियल देखो जूम करके दिखाता हूं तुम्हें, को इनिशियल, को इनिशियल का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट आपका सेम हो। ओके जो एक जगह से पैदा होके बाहर जा रहे हो अलग अलग डायरेक्शन में। ओके चलो फिर आता है सर कोलिनियर। कोलिनियर, लीनियर मतलब एक लाइन में हो, है ना। कोलिनियर दे आर सेम लाइन, एक लाइन में हो मतलब ऐसे हो, एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर भी ऐसे ही है, हो सकता है तीसरा वेक्टर ऐसे हो, मतलब ये तीनों के तीनों वेक्टर, ये ए हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया, एक लाइन पे हो, है ना, सेम लाइन। तो ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है उनके बीच में एंगल 0 हो सकता है उनके बीच में 0, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ये डायरेक्शन भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल में हो सकता है दोनों की डायरेक्शन एक तरफ ही आ रही हो। कोप्लेनर वेक्टर, प्लेनर मतलब एक प्लेन, तो ये क्या करेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 6 नंबर का वेक्टर था, ये 7 नंबर का वेक्टर है। 7 टाइप के वेक्टर हमने देख लिए हैं। कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में, मतलब ऐसा कोई प्लेन बना दिया ना मैंने, मान लो इधर x है इधर y है, तो आपका इसी प्लेन के अंदर ऐसे वेक्टर्स हो, तो ये कोप्लेनर वेक्टर होंगे। हो सकता है 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो,
ठीक है, जितने भी वेक्टर है सब के सब एक प्लेन में, मतलब एक ऐसे प्लेन है और उसमें ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे ऐसे नहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है। तो इस सेम प्लेन में एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हो तो आपको प्लेन पता होने चाहिए, है ना। ओके चलिए, एक आता है कॉन्करेंट, ये 8th नंबर का वेक्टर आ गया हमारा कॉन्करेंट, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, तो ध्यान रखना हमेशा 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर ही होते हैं। मान लो एक ऐसे हैं आपकी तरफ है, ठीक है, और दूसरा भी ऐसे हैं, ऐसे मान लो ऐसे हैं, ठीक है, 2 वेक्टर ऐसे हैं। अब देखो इन दोनों वेक्टर्स को मैं ऐसे रखूं तो एक प्लेन में आ गए, ऐसे रखूं तो भी एक प्लेन में आ रहे हैं, ऐसे रखूं तो भी एक प्लेन में आ रहे हैं, है ना। तो हमेशा 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। कॉन्करेंट वेक्टर देखो फटाफट, कॉन्करेंट वेक्टर है कि सर इनको पीछे बढ़ाने पे ऐसे लगेगा कि एक जगह से निकल के जा रहे हैं, ठीक है। ये पास कहां से होते हैं, कॉमन पॉइंट से, ऐसे लग रहा होगा कि कॉमन पॉइंट से निकल के जा रहे हैं, तो पास कॉमन पॉइंट से होते हैं तो कॉन्करेंट वेक्टर होते हैं। ओके 9th नंबर का देखिए, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या हो सर, जीरो हो, बट उसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ हो, यस, ऐसे वेक्टर को नल वेक्टर बोलेंगे, नल्ला वेक्टर, जीरो वेक्टर। ओके चलो आगे चलिए, जैसे खुद वेक्टर का खुद का समीशन कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो a माइनस ए जीरो, लेकिन उसकी डायरेक्शन तो है ना ऐसे। तो देखना सम ऑफ वेक्टर ऑलवेज, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज a प्लस माइनस ऑफ a इक्वल टू जीरो। वही जो मैं अभी बता रहा था ना कि 2 वेक्टर्स का एक वेक्टर और दूसरा खुद का माइनस वेक्टर हो तो उनका वेक्टर जीरो हो जाएगा, बट डायरेक्शन रहेगी। फिर आता है हमारा अच्छा खासा वेक्टर जिसको 10 नंबर देंगे हम, यूनिट वेक्टर। हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं अभी। यूनिट वेक्टर होता है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 आए, समझ जाना, ध्यान रखना, यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या आए, हाँ भाई समझ गए, जिसका मैग्नीट्यूड सर यूनिट आए, मतलब उसका मोड कितना आए, 1 आए मैग्नीट्यूड। अच्छा अभी अभी मैं आपको बता रहा था कि जो वेक्टर होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड, या तो मोड लगा दो या ऐसे लिख दो, और ये उसकी डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर कब आएगा सर, ए वेक्टर में आप ए कैप का डिवाइड दे देंगे तो आपके पास जो वेक्टर आएगा इसके मैग्नीट्यूड का, इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड दोगे तो आपके पास जो भी आएगा उसको उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। मतलब एक तरह से उसकी डायरेक्शन, जो हम यहाँ पे डायरेक्शन दिखा रहे थे ना, एक कैप का मैग्नीट्यूड, एक कैप की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अरे वेक्टर में ही उसके खुद का ही मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे दिया। मान लो मैं बोलूँ 5 मीटर नॉर्थ से साउथ, और फिर 5 का डिवाइड दे दूं तो कितना है, 5 डिवाइड बाई 5 1, तो 1 मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन तो है लेकिन मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 1। ऐसे तो मतलब किसी भी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड दे देते हैं तो ये आता है, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। समझे, हाँ सर थोड़ा बहुत। अभी मैं नॉर्मली तुम्हें बोलूं, मान लो यहाँ पे ऐसा है 5i कैप, ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू 5i कैप, ये आई कैप जे कैप ये मैं बाद में बताऊंगा सब आपको, लेकिन मान लो यहाँ पे 5 ए इक्वल टू 5i कैप है, तो आप क्या करोगे, ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, यहाँ पे ए मोड क्या है आपका, ए मोड है सर 5, तो आप ना ए वेक्टर में ए का डिवाइड दे दो ए मोड का, तो क्या लिखोगे आप, 5i कैप अपॉन 5, तो यहाँ पे क्या आया सर, 1i कैप आ गया सर, ये जो भी आया ना आपका, तो 1i कैप आ गया, तो इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड देखो अब 1 आ रहा है यहाँ पे, हाँ सर
थोड़ा बहुत तो समझे। आओ बाकी और देख लेंगे, बाद में समझा दूंगा मैं आपको और भी। यहाँ पे मैं बता चुका हूं, ए लिखा हुआ हो या मोड ऑफ ए लिखा हुआ हो उसका मतलब मैग्नीट्यूड ही है। ओके चलिए आगे चलिए। ये 10 नंबर हो गया। 11 नंबर हम देखेंगे बेस वेक्टर को। आइए, बेस वेक्टर बहुत ही काम का वेक्टर है, हर जगह काम आएगा आपके। कैसे? वो आएगा आपके डायरेक्शंस में, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह आप सीखते हो ना, तो उसमें जैसे एक्स वाई जेड, अभी मैं दोनों का बता देता हूं। देखो तुम्हें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का भी बता देता हूं, और यहाँ पे तो ध्यान रखना, आप एक्स एक्सिस को आप आई कैप से दिखाओगे, ध्यान रखना। ओके याद रखना, आई कैप से। ये क्या है? डायरेक्शन है। ये जो भी कैप से लिखा रहे हो ना, ये डायरेक्शन है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 3 माना गया, आई जे के 3 को ले लिया हमने, ठीक है। तो आई कैप जे में वाई डायरेक्शन में हम ले लिया जे कैप, और जेड डायरेक्शन के लिए हमने ले लिया के कैप। याद रह जाएगा? हाँ सर ये ऐसे हुआ, मान लो एक्स के लिए ले लिया, वाई के लिए लिया, जेड के लिए लिया सर। इसके लिए आई कैप ले लिया, इसके लिए जे कैप ले लिया, और इसके लिए आपने सर के कैप ले लिया। तो सर इनके नेगेटिव के लिए, अरे नेगेटिव के लिए नेगेटिव कर दो, और क्या है? ये क्या है हमारा माइनस जेड, तो इसके लिए क्या लिखोगे? माइनस के कैप। ये हमारा माइनस एक्स, तो इसके लिए माइनस आई कैप। ये हमारा जे कैप, तो इसके लिए इसका वाई, तो इसका माइनस जे कैप। ऐसे तो हम 3D को लिखते हैं, ध्यान रखना। 3D में इस तरीके से लिख पाते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए और इनके एक्सिस वगैरह के लिए। यही मैं बात करूं यदि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लिए, तो आप ऐसे प्लेन मान के चलना है कि एक प्लेन है ऐसे 3D में ही है, ठीक है। और इससे आप ऊपर जाते हो या नीचे जाते हो, डिपेंड करता है। जैसे सरफेस पे खड़े रहते हैं ना हम, ऊपर हवा में चले जाएं या खड्डा खोद के नीचे चले जाएं, वो बात बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि सर इधर की साइड में और इधर की साइड में ऐसे, और इधर की साइड में और इधर की साइड में, मतलब ऐसे हैं वो। मतलब इधर ईस्ट तो इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ तो इधर साउथ, इधर अप तो इधर डाउन, ठीक है। तो ये इधर की साइड सर ईस्ट मानते हैं, इधर वेस्ट मानते हैं, इधर नॉर्थ मानते हैं, इधर साउथ मानते हैं। और ऊपर की साइड सर, ऊपर की साइड अप मानते हैं, और डाउन साइड में इधर डाउन मानते हैं। तो अब इनका भी है ना, हम ये मेरा 3D है, ध्यान रखना। इनका भी हम डायरेक्शन दे देते हैं अभी, ताकि बाद में काम आए हमारे पास, ठीक है। तो सर इनकी डायरेक्शन क्या दोगे? अरे बिल्कुल सिंपल सिंपल देंगे हम। यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे माइनस आई कैप, यहाँ पे जे कैप, और यहाँ पे माइनस जे कैप, यहाँ पे के कैप, और यहाँ पे माइनस के कैप। इसी को हम 2D प्लेन में बनाए, तो 2D में एकदम ऐसे खड़ा कर देना है इसको, ऐसे। और इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। इसके लिए वही सेम आई कैप, माइनस आई कैप, जे कैप, और माइनस जे कैप। समझे? अरे समझे क्या? ये 2D है, ध्यान रखना। ये 2D में हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। ओके, तो आई होप ये बेस वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा कि बेस वेक्टर कैसे बनाती है। ओके, तो ये भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है। 3D में कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई जे के कैसे लिखते हैं, और नॉर्थ साउथ में कैसे हम आई जे के लिखते हैं। ओके, तो दोनों ध्यान रखना कि आई जे के सिर्फ डायरेक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेंगे, और नॉर्मली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले जैसे क्वेश्चंस में ऐसे काम में लेंगे हम। ओके, चलिए आगे। 11 वेक्टर हो गया ना, एक 12वां नंबर का वेक्टर और देख लो आप, जो रोटेशन में काम आएगा, मैग्नेटिज्म में काम आएगा, बहुत सारे चैप्टर्स है जहां पे काम आएगा। बताइए सर, ये भी बताइए। एक्सियल वेक्टर होता है, अभी हम आगे चल के देखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, तो उसकी डायरेक्शन उन दोनों के परपेंडिकुलर रहती है।
तो वो जो परपेंडिकुलर है ना, वो जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर एक तरह से, या पोलर वेक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब भी आपके पास इस तरीके से कोई वेक्टर आएगा, ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट दिखाएगा, तो उसमें जो वेक्टर होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। मान लो जैसे ये है, ये एरिया है, ठीक है, 3D में दे रखा है, ये L है, ये B है ना। तो आप ऊपर की साइड में इसकी डायरेक्शन होगी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, जो वो प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर। मैं जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की जो डायरेक्शन होगी वो L इंटू बी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये तो मैग्नीट्यूड है L इंटू बी, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे आपकी तरफ। ओके, यदि ओपन है तो दोनों तरफ होती है, और यदि क्लोज्ड है तो उसके बाहर की तरफ निकलते हुए। क्लोज्ड मतलब सर कैसे, जैसे ऐसे सिलेंडर हो गया ना आपका, तो ये एरिया है, बिल्कुल सर सर्कुलर एरिया, इसकी डायरेक्शन इधर है। सर ये कर्वेचर एरिया है, इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर, जो भी सरफेस होगा ना वो, ठीक है, जैसे ये है तो इसके सरफेस ऐसे हैं, तो इसके आपकी तरफ ऐसे निकलते हुए। ओके, तो ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है, ध्यान रखना। जैसे नीचे वाला एरिया होगा इसका सर्कुलर होगा, उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो ये क्लोज्ड में आता है और ये ओपन में आता है। ओपन सरफेस की एरिया की दोनों तरफ डायरेक्शन होती है और परपेंडिकुलर होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर बोलेंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। या फिर रोटेशनल इफेक्ट्स जो दिखाता है उनको, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गई, एंगुलर मोमेंटम हो गया, एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, टॉर्क हो गया, ये ईटीसी, ये सब के सब टॉर्शनल इफेक्ट दिखाते हैं। पोलर वेक्टर आता है इसमें, एक्सियल वेक्टर आता है। ओके सर, आगे देखिए, फटाफट फटाफट अब क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ज्यादा समय नहीं है अपने पास। अब आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं फटाफट फटाफट, ठीक है। ए और बी, बताइए ए एंड सी आर पैरेलल, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। ए और सी पैरेलल है क्या, ए को और सी को देखो, हाँ सर डायरेक्शन एक है, मैग्नीट्यूड भी एक है ना। यहाँ पे एक आप ऐसे इमेजिनरी लाइन खींचो तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ सर इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो ए और सी को देखो, ये ए है आपका और ये सी है आपका, बिल्कुल बिल्कुल सर दिख रहा है, ये तो ट्रू है। ए एंड सी और बी एंड सी आर एंटी पैरेलल, ए एंड सी और बी एंड सी, बी और सी तो एंटी पैरेलल है, ये तो सही बात है, बट ये गलत बात है सर, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया सर। सी एंड डी आर कोइनिशियल, सी एंड डी, सी और डी देखो, ये रहा सी और ये रहा डी, हाँ सर कोइनिशियल वेक्टर बिल्कुल एक जगह से निकल के जा रहे हैं, बिल्कुल सर ट्रू बात है ना। ए बी सी डी आर कोप्लेनर, हाँ सर एक ही प्लेन में दिख रहे हैं वैसे तो ये भी ट्रू बात है। ओके, कर लोगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बताओ सर, एक वेक्टर तो ऐसे लगा है, ठीक है, एक वेक्टर तो आपका ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर, एक तो ऐसे हैं और एक ऐसे हैं। ओके ठीक है, अब बताओ क्या बताएं सर, उधर आओ और ये बताओ, पहला बताओ इसमें, पूछो सर, पूछिए सर, पहला दिख रहा है आपको, मोड लगा हुआ है कि सर F2 और F1 का क्या मैग्नीट्यूड सेम है क्या, मोड का मतलब मैग्नीट्यूड, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, 10-10 है, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो बिल्कुल 10 आंसर है इसका, ट्रू है ये। सर F1 F2 वेक्टर क्या इक्वल है क्या, नहीं भाई मैग्नीट्यूड इक्वल था, डायरेक्शन तो इधर है ना, एक इधर है एक इधर है, इसको हम I बोल सकते हैं, इसको J बोल सकते हैं, तो डायरेक्शन तो अलग है ना, तो सर ये तो फॉल्स हो गया।
सर F1 F2 है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या? हाँ भाई, थीटा 90 है यहाँ पे, तो ये ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है। सर I बराबर J होता है क्या? ना भाई, ये कैप लगा हुआ है, कैप का मतलब है कि ये तो डायरेक्शन बोल रहा है। अरे डायरेक्शन I बराबर J थोड़ी होता है, नहीं भाई ये फॉल्स है। डायरेक्शन को बराबर थोड़ी कर सकते हो, मैग्नीट्यूड को जरूर कर सकते हो आप। सर I बराबर J का है ना मोड इक्वल होता है क्या? हाँ, बेस वेक्टर में देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज रह गई। बेस वेक्टर में ये ध्यान रखना कि I, J और K इनका जो मैग्नीट्यूड होता है ना वो यूनिट होता है, ध्यान रखना, मतलब 1 होता है। ये चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे नोट कर लेना कि जो भी बेस वेक्टर होता है उनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ओके, मतलब जो भी डायरेक्शन है ना वो यूनिटरी होती है। आ जाओ यहाँ पे, अब बताओ सर क्या आई और जे का मैग्नीट्यूड सही होता है क्या? हाँ बिल्कुल 1 होता है भाई, ट्रू ट्रू बात है। सर F1 F2 वापस, ये तो वापस वही आ गया वापस, तो फॉल्स है भाई। क्या सर मोड इक्वल है? बिल्कुल सही बात है, ये वापस रिपीट हो गया, इनका कोई मतलब नहीं था। चलो कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। अब आता है आपका एडिशन ऑफ द वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर्स का ऐड करना है हमें। ओके, चलो अब ये अभी करें या आगे? चलो अभी कर लेते हैं, टाइम है अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप देख पाओगे कि दो वेक्टर्स का एडिशन करना है। अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास, एक तो है आपका ग्राफिकल मेथड और एक है आपका एनालिटिकल मेथड, ठीक है। तो देखते हैं, जब भी दो वेक्टर्स का सम करना है, मतलब ए वेक्टर है एक, मान लो ए वेक्टर है एक और एक बी वेक्टर है, इन दोनों का सम करना है आपको, तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा। हाँ सर, और वो भी वेक्टर ही आएगा, बिल्कुल। तो देखते हैं कि दो वेक्टर का समीशन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या डायरेक्शन रहेगी, कैसे करेंगे। तो आइए, पहला लो है इसके अंदर, ट्राइंगल लो, ठीक है। ट्राइंगल लो क्या कहता है? ट्राइंगल लो ये कहता है कि मान लो ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इन दोनों को आपको ऐड करना है, ऐड मतलब समीशन करना है, इसका ए प्लस बी करना है आपको। तो आप क्या करोगे, उसका कंटिन्यूटी में जोड़ दो, या तो कैसे, मतलब उन दोनों के बीच में एंगल वेंगल होगा, कुछ एंगल होगा, बिल्कुल सर। उनके बीच में देखो तो आप थीटा एंगल है, ओके। पहली बात तो इनको इस तरीके से करोगे आप, तो इनके बीच में एंगल पता करोगे आप, इस तरीके से रखोगे, हेड हेड टेल टेल मिलाओगे तो थीटा एंगल मिल जाएगा, ठीक है। ये थीटा एंगल उन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल है। फिर उसको है ना कंटिन्यूटी में रखना है। कंटिन्यूटी में कैसे, मतलब एक खत्म होने के बाद में दूसरा स्टार्ट करोगे आप, तो दूसरा रखोगे ऐसे। तो इन दोनों को, इसके इसके टेल को और इसके हेड को जो मिलाने वाला जो तीसरा वेक्टर है ना, वो इसके रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाएगा, मतलब a प्लस बी को दिखाएगा ये। अच्छा, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल लो। ट्राइंगल लो का मतलब, सर ट्राइंगल लो का मतलब ये है कि एक साइड, ट्राइंगल की एक साइड एक वेक्टर को दिखाती है और दूसरी साइड को दिखाती है, तो जो इसको और इसको मिलाने वाली जो तीसरी साइड होगी ना, वो रिजल्टेंट को दिखाएगी। अब वो कितना आएगा क्या आएगा वो की बात है, बट आप ये समझो कि ट्राइंगल का एक वेक्टर एक साइड को दिखाता है और ट्राइंगल की दूसरी साइड को दूसरा वेक्टर दिखाता है, तो तीसरी साइड रिजल्टेंट को दिखाएगी और उसके टेल से हेड को मिला रही होगी। समझ गए? मतलब यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसका हेड टेल और फिर यहाँ पे हेड आया, तो इसके हेड को और इसके टेल को मिलाने वाली जो तीसरी साइड होगी ना, ये आपकी रिजल्टेंट को दिखा रही होगी, ध्यान रखना। ओके, हाँ सर, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। अब ये जो रिजल्टेंट है ना, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी रहेगी, तो वो दिखाएगा अल्फा। तो यहाँ पे आर तो किसको दिखा रहा है, यहाँ पे इसके रिजल्टेंट को, मतलब इनके दोनों के समीशन को, और जो अल्फा है ना वो दिखा रहा है इसकी डायरेक्शन को। डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही देखते हैं, मतलब इनिशियल वेक्टर से देखते हैं कि कितना दूर है वो। समझ गए भाई, इनिशियल वेक्टर से
कितना एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का। ओके ओके सर, ये बता देंगे। तो अब आओ इनके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे कैसे हम क्या क्या करेंगे। अच्छा, एनालिटिकल मेथड आगे है अपना, ठीक है। तो पहला तो ये ग्राफिकल मेथड था, समझ गए। इसी में है ना एक पैरेललोग्राम लो भी आता है, मतलब वो तो ट्राइंगल लो था, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम लो में क्या बोला जाता है, पैरेललोग्राम लो में बोला जाता है कि सर ए वेक्टर यदि ऐसे कंटिन्यूटी में रख रहे हो और दूसरा वेक्टर ऐसे हैं आपका, मतलब हेड हेड को मिला दिया, टेल टेल को मिला दिया उनके, तो इसको आप डिस्प्लेस करवाओ, इस बी को आप डिस्प्लेस करवाओ तो इधर डिस्प्लेस करवा सकते हो। हाँ सर बिल्कुल डिस्प्लेस करवा सकते हैं, पैरेलली तो डिस्प्लेस करवा ही सकते हैं। और ए को डिस्प्लेस ऊपर करवाओ, ये लो ए को सर डिस्प्लेस करवा सकते हैं हम। तो ऐसे एक पैरेललोग्राम मिल रहा है हमें, तो पैरेललोग्राम मिल रहा है तो ये क्या होगा आपका बताइए, ये रिजल्टेंट होगा आपका। ओके, तो ऐसे रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ना इसका, मतलब इसका जो डायगोनल है ना, अरे जो डायगोनल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायगोनल सर रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जो आर होगा ना वो आपका, वो ए प्लस बी को दिखा रहा होगा। सिर्फ थ्योरीज है, याद रखना है अपने को, बाकी तो मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि डायरेक्शन निकालना कैसे है, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, ठीक है। तो सर यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम कि a प्लस बी, मतलब ये इसका समीशन, इसका समीशन, ये एक तरह से देखा जाए तो ये नीचे वाला देखो ट्राइंगल ही तो दिख रहा है, तो ट्राइंगल में तो ये करते थे a प्लस बी का आर क्या इक्वल आ गया, तो बात तो वही है ना भाई, इधर साइड ले लिया अब, तो a प्लस बी इनका समीशन, इसका जो डायगोनल होगा वो दिखाएगा, सिंपल। थ्योरी तो वही है, ये थ्योरेटिकल है, अभी शायद आपको नहीं ये चीज समझ में नहीं आएगी। ओके चलो यहाँ पे देखते हैं, अब बताओ इसको इसको कैसे ऐड करोगे, इनका डायरेक्ट डायग्राम बनाना है आपको। तो सर ये डायरेक्शन इधर है ए और ये है सर बी, हम कैसे बनाएं बताओ, सर पैरेललोग्राम से बनाते हो, आ जाओ भाई, ये बी आ गया तो इसका डिस्प्लेस इधर, इसका डिस्प्लेस इधर, किसको मिला दिया इसमें, सर आपने टेल टेल को मिला दिया, तो ये पैरेललोग्राम लो से ही सॉल्व होगा। तो ये आपने बी को पैरेलली इधर डिस्प्लेस करवाया, ए को इधर डिस्प्लेस करवाया, तो रिजल्टेंट हमारा किधर आएगा, सर रिजल्टेंट आप अपने कलर से लिखो, ये रहा, ये रिजल्टेंट आ गया आपका। सर इसको ट्राइंगल लो से करते तो, अरे ट्राइंगल लो से भी कर सकते हो, देखो देखो ट्राइंगल लो से, ये तो हमने पैरेललोग्राम लो से किया, ट्राइंगल लो से करते तो हम सर एक के बाद में एक को रखते हैं हम, ये ए को रखा और ये फिर बी को रखा, सर बी को रखते हैं तो इसकी जो थर्ड साइड होती है ना वो ट्राइंगल को, वो रिजल्टेंट को शो कर रही होती है सर, तो ये थर्ड साइड इसकी रिजल्टेंट को शो करेगी। बात अभी भी वही है, देखो इसमें इसमें सर हेड टेल मिलते हैं और ये आपने जो लिखा ट्राइंगल लो से लिखा आपने ये, और ये सर पैरेललोग्राम से लिखा आपने। ओके हाँ सर, इसमें बताओ सर इसको करना हो तो, इसके भी दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास, बताओ कौन से तरीके से करो। सर इसमें जो दिख रहा है उसी से कर दो भाई, इसमें ए इधर है बी इधर है, दोनों के अभी क्या मिले हुए हैं सर, टेल टेल, टेल टेल मिला हुआ है, मतलब पैरेललोग्राम से करो सर। तो पैरेललोग्राम में ये इधर ए को डिस्प्लेस करवाया, ये इधर बी को डिस्प्लेस करवाया, तो इनका जो डायगोनल होगा वो सर रिजल्टेंट को शो करेगा, ये रिजल्टेंट को शो कर रहा होगा यदि ए है और ये बी है तो। अच्छा तो सर इसमें क्या होगा फिर, यदि इसको है ना ए और बी को कंटिन्यूटी में रखे, तो मान लो ये ए को आपने कंटिन्यूटी में रखा और बी को आपने डिस्प्लेस करवाया इधर, ये आपका बी आया, ठीक है। तो सर यहाँ पे तो क्या मिल रहा है, सर यहाँ पे हेड टेल मिल रहा है सर, हेड टेल से हम ट्राइंगल लो को याद करते हैं, ट्राइंगल लो से हम रिजल्टेंट लिखेंगे, तो इसका हेड, इसका टेल और इसके हेड को मिलाएंगे तो ये रिजल्टेंट को दिखाएगा।
अरे देख लो कैसे भी रिजल्टेंट एक ही आ रहा है, तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा है वो a प्लस बी आ रहा है, इसमें भी a प्लस बी ही आ रहा था, इनमें भी a प्लस बी आ रहा है। तो डिपेंड करता है आप कैसे सोच रहे हो। जो रिजल्टेंट है ना वो देखो डायरेक्शन एक है, मैग्नीट्यूड भी एक है। ये हमने पैरेललोग्राम से किया है और इसी क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल से किया है। समझ गए? इस क्वेश्चन को, सेकंड वाले को, हमने दोनों तरीकों से किया है ऐसे। ये देखो, इधर देखो, ये और ये, ठीक है। हाँ सर, ये बात तो समझ में आ गई कि आप पैरेललोग्राम से भी कर सकते हो और ट्राइंगल लॉ से भी कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ था एड बाई ट्राइंगल लॉ से, ठीक है। तो मैंने तो दोनों बता दिए, ये इसी से पूछ रहा था, ये आंसर था इसका और ये आंसर था इसका। मैंने तो ये भी बता दिया, ये देखो ये भी बता दिया और ये भी बता दिया। ओके, चलिए इसका बता दो फटाफट अब, फिर अगली क्लास में देखेंगे हम, ठीक है। इसका मैथमेटिकल मतलब इसका प्रूफ कैसे आया है ना, रिजल्टेंट वगैरह सब कुछ। अब बताओ यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन है। सर यहाँ पे P इधर है और Q इधर है और ये ट्राइंगल को दिखा रहा है R आपका। सर यहाँ पे टेल मिल रहे हैं और ट्राइंगल लो को भी फॉलो कर रहे हैं ये, कि P इधर आ रहा है और Q इधर आ रहा है। तो R सर हमारा P प्लस, नहीं सर ये तो नहीं है सर, नहीं 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 नहीं, सुनो इधर मेरी बात। टीटी में तो क्या होता था, टीटी में तो पैरेललोग्राम आता था हमारा, याद है ना। तो सर ऐसा मत लिख देना आप आंसर, आर इक्वल टू सर पी प्लस क्यू, समझ गए। ये आपका आंसर गलत होगा। ऐसा क्यों सर? अरे खुद सोचो, यदि मैं ऐसा करता कि Q आपका ये है और P आपका ये है, तो देखो यहाँ पे टेल मिल रहे हैं। टेल में ध्यान रखना क्या करते थे हम, पैरेलली डिस्प्लेस करवाते थे, तो फिर रिजल्टेंट हमारा ये आता, हमारा इसको जेड बोल देते हैं, ये हमारा रिजल्टेंट आता। हाँ सर, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ऐसे दिख रहा है सर, ये तो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं और ये ऐसे हैं। तो हम P को और R को देखें तो सर यहाँ पे हेड टेल मिल रहे हैं और ये ट्राइंगल लो को भी फॉलो कर रहा है। तो ट्राइंगल लो को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब सर ये जो साइड होगी ना इसकी टेल से इसकी हेड को मिलाने वाली, ये इसकी रिजल्टेंट को दिखा रही होगी सर। हाँ, तो आप Q इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं सर, P प्लस R। देखो ढंग से, हाँ सर ये इसके कंटिन्यूटी में बना हुआ है। तो पहले P है और फिर पहले तो P है फिर Q है, ठीक है। P है और फिर R है, तो Q इसका रिजल्टेंट को दिखा रहा होगा आपका। देखो यहाँ पे ये ऐसे हेड, फिर वापस स्टार्ट हुआ यहाँ पे हेड, तो इसके टेल को इसके हेड से मिलाने वाला ट्राइंगल फॉलो करता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो कौन से में आ रहा है ये, देखो देखो देखो, ये ऑप्शन थर्ड में आ रहा है आंसर सर। समझ गए ना, वो ऊपर वाला क्यों नहीं है, ये क्यों है। ओके सर, चलो यहां तक आपने अच्छे से कर लिया होगा। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस और सारा सब कुछ करेंगे। लगभग बेसिक मैथ्स के 3 लेक्चर लेंगे, लेकिन अच्छे से सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, जब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।